हेलो गाइस, वेलकम टू इजी विजी क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज से हम लोग जो है वो एक नया सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं गाइस, और वो है फिज़िक्स। ठीक है। अब जनरल साइंस को थोड़ा पढ़ेंगे हम, और इसका पैटर्न ऐसा रहेगा जनरल साइंस का कि हम जो है वो टॉपिक वाइज पढ़ेंगे एक एक। जैसे कि अभी फिज़िक्स सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद बायो पढ़ेंगे, बायो के बाद हम एनवायरनमेंट पढ़ेंगे, फिर जियोग्राफी पढ़ेंगे। ठीक है। और बाकी अगर कोई टॉपिक है जो रह जाएंगे बीच में तो उनको भी देखेंगे, उसी तरीके से पढ़ेंगे। सो इसमें हम कैसे पढ़ने वाले गए, तो सिंपली हम जो है वो एन सी आर टीज पढ़ने वाले हैं। ठीक है। एन सी ई आर टीज पढ़ने वाले हैं हम फ्रॉम 6th to 10th तक की। पहले 6 to 10 तक पढ़ेंगे, उसके बाद जो है वो अगर ज़रूरत पड़ी तो आगे 11th का भी देखेंगे और 12th का भी देखेंगे। मगर अभी के लिए फ़िलहाल 6 से 10 तक की फिज़िक्स। तो ठीक है गाइस, अपने कानों में हेडफोन लगा दीजिए और एक कॉपी जो है वो खोल दीजिए ताकि हम वहाँ पे नोट्स बना सकें। जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होंगे उनको मार्क करूँगा, उनको बोलूँगा कि नोट डाउन कर दीजिए। उनसे क्या होगा कि आपको जो है शॉर्ट नोट्स साथ साथ में बनते रहेंगे। तो चलो शुरू करते गाइस। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फिज़िक्स पढ़नी है। ठीक है। 6 से 10 तक। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें जो गाइस हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है। ये 6th में है। दैट इज मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। तो चलो गाइस शुरू करते हैं एक कहानी से, और ये कहानी ऐसे है, ये कहानी ऑफ ट्रांसपोर्ट है। तो इस कहानी में क्या है, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। सबसे पहले जो है इस कहानी में वो ये है कि शुरू में क्या हुआ, लोग कैसे चलते थे। तो भैया 11 नंबर की गाड़ी जो कि हमारी टांगे हैं उनसे चलते थे, वॉकिंग। फिर धीरे धीरे अगर आप देखोगे तो क्या हुआ, फिर लोग थोड़े शातिर हो गए, चालाक हो गए, तो उन्होंने क्या किया, एनिमल्स पे सवार होकर चलने लगे। जैसे कि हॉर्स पे, घोड़े पे बैठ के चलेंगे। ठीक है। फिर धीरे देखोगे अगर तो क्या हुआ कि व्हील व्हील क्या हो गया, टायर हमारा जैसा होता है, व्हील व्हील की खोज हो गई गाइस। व्हील वॉज डिस्कवर्ड। ठीक है। तो व्हील की खोज जब हुई तो उसके बाद क्या किया गया, हमारे पास कार्ट है ना, टांगे वाला कार्ट जो है ये बनने लगे। जिसमें कि क्या होगा कि ये व्हील होगा, इसके ऊपर बंदा बैठा होगा, और सामने क्या होगा, यहाँ पे कोई बैल होगा यहाँ पर। यार मेरे डायग्राम थोड़ी ठीक नहीं है। बैल होगा या फिर कुछ जानवर होगा, माफ़ कीजिएगा इस फॉर द डायग्राम, बट ये होते थे कार्ट। ठीक है। इसके बाद देन इसके बाद क्या हुआ, समुंदर में समुंदर में चलने के लिए बोट की जो है वो खोज हुई, है कि नहीं। उसके बाद अगर देखोगे आप तो क्या हुआ कि स्टीम इंजन। ठीक है। स्टीम इंजन क्या होता है ये बाद में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। फिलहाल तो इंजन की खोज की गई। कहाँ पे खोज हुई, तो वेस्टर्न यूके में खोज हुई। ठीक है। वेस्ट में खोज हुई स्टीम इंजन की, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से हमारे पास रेल आ गई। ठीक है। रेल के बाद फिर हमारे पास कार आ गई। कार के बाद एयरप्लेन आ गया। एयरप्लेन के बाद आजकल जो है जेट आ रहे हैं, फाइटर जेट्स, एयरक्राफ्ट्स, हाई स्पीड में चलने वाले एयरक्राफ्ट्स। और अभी आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक ट्रेन्स आ रही हैं। ठीक है। बुलेट ट्रेन वगैरह जो फास्टेस्ट देख रहे हैं अगर, तो ट्रांसपोर्ट जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, मोर एंड मोर फास्ट होते जा रहा है। इट्स ओके, ट्रांसपोर्ट तो फास्ट होते जा रहा है, लेकिन इस स्टोरी का हमारे टॉपिक के साथ क्या लेना दो। इस स्टोरी का लेना देना ये है कि ट्रांसपोर्ट ही हमारे पास कहीं ना कहीं जो है ये, इसका लिंक हमारे मोशन के साथ होता है। व्हाट इज़ मोशन एंड व्हाट इज़ ट्रांसपोर्ट। तो सिंपली आपको अगर मोशन मैं यहाँ पे समझाऊंगा कि मोशन क्या होता है। सो व्हाट इज़ मोशन गाइस, यहाँ पे आपको ये समझना है। इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, पूछा नहीं जाता है मेनली, लेकिन पता होना चाहिए। मोशन, तो मान लो एक बंदा यहाँ पे है। ठीक है।
और अब टाइम हो रहा है यहाँ पे 4:20। ठीक है, अब क्या होता है कि जब 4:25 होते हैं, ये मान लो एक रोड है एक, ठीक है, यहाँ पे खड़ा था, 4:25 पे क्या होता है गाइस कि ये बंदा जो है ये यहाँ पे पहुँच जाता है। तो आप क्लियरली दिख रहे हैं कि इस बंदे ने अपनी पोजीशन क्या की है, चेंज की है। क्या की है, चेंज की है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। 4:20 पे ये जो था ये इस पोजीशन पे था, ठीक है, यहाँ पे था, और 4:25 पे ये कहाँ चला गया, इधर चला गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, चेंज इन पोजीशन। क्या हुआ, चेंज इन पोजीशन। और जिसकी भी पोजीशन हमें देखनी है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिस पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है वो चीज़ को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो मान लो इस वक्त ये बंदा जो है इसको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे क्योंकि इस पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है हमारा। तो ये ऑब्जेक्ट का जो है चेंज इन पोजीशन यहाँ से यहाँ पे आया ये, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं कि 4:20 पे इधर था और 4:25 पे इसने पोजीशन चेंज की है। तो जब चेंज इन पोजीशन होता है तो तब हम बोलते हैं कि एक बॉडी जो है वो क्या है, मोशन में है। क्या है, मोशन में है। तो यही इधर से हमारी जो है ये कहानी आप देखें अगर ट्रांसपोर्ट की, तो बंदा जब वॉक करता है तो मतलब वो मोशन में होता है। अगर गाड़ी में बैठा हुआ है, कार में बैठा हुआ है, तो बंदा तो रेस्ट में होता है क्योंकि वो बैठा हुआ है, बट जो कार है वो मोशन में होती है। ठीक है, सिमिलरली ट्रेन में भी होता है, एयरक्राफ्ट्स एंड ऑल दोज थिंग्स। सो दिस वॉज गाइस मोशन। फिलहाल हम यहाँ पे आ जाते हैं कि भैया ठीक है मोशन है, कोई बंदा चल रहा है तो वो कितना चल रहा है। ठीक है, मान लो अगर यहाँ पे था, इधर से इधर गया, तो हम कैसे मेज़र करें, कैसे देखें, कैसे इसको मिने के भैया इधर से इधर तक ही कितना चला है। कुछ होना चाहिए ना हमारे पास कि इधर से इधर तक ही कितना चला है। हम किसी को बताएंगे कि यार वो बड़ा चला, भाई कितना चला, हमारे पास तो यूनिट ही नहीं है, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं बताने के लिए कि यार वो कितना चला। तो इसीलिए क्या किया जाता है गाइस, मेज़रमेंट्स की खोज होती है, अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके से मेज़र किया जाता था पुराने ज़माने में। तो चलिए मेज़रमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं कि मेज़रमेंट्स क्या होती हैं। ठीक है, तो मेज़रमेंट का मतलब होता है कि आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। क्या करना है, कंपेयर करना है एक नोन क्वांटिटी को। ध्यान से समझना, एक नोन क्वांटिटी को मतलब एक ऐसी क्वांटिटी जिसको आप जानते हो, विद अननोन क्वांटिटी को, उस क्वांटिटी के साथ जिसको आप नहीं जानते। अब भैया ये क्वांटिटी क्या हो गया। ठीक है, तो क्वांटिटी मतलब कि एक तरह से आप ले सकते हैं कि कुछ क्वांटिटी मतलब कि जैसे कि हमारे पास एक गिलास ले लीजिए, मान लो ये हमारे पास गिलास है और इसमें कुछ फ्लूइड है, कुछ पानी है। तो अब ये पानी भरा हुआ, तो हम कहते हैं कि क्वांटिटी ऑफ वाटर है हमारे पास, कि कुछ क्वांटिटी है, मतलब कुछ कुछ है इसमें। ठीक है, तो अब वो कितना है उसको कैसे मेज़र किया जाता है। पहले तो हम नोन देखते हैं, तो नोन में क्या क्या आता था शुरू में, जैसे कि नोन में हमारे पास जो है लोग क्या था, फुट का, अपने पैर का जो है वो लेंथ यूज़ करते थे। ठीक है, अपने जो पैर है उसकी लेंथ, क्योंकि नॉर्मली लोगों को लगता था कि यार सबके पैर की जो लेंथ है वो इक्वल होती है, तो अपने पैर की लेंथ के बराबर की चीज़ है। जैसे कि अगर यार हमें मेज़र करना है डिस्टेंस इधर से इधर तक, तो हम क्या करेंगे, पहले एक लकड़ी लेंगे, ठीक है, और उससे अपने पैर की जो है वो अपने पैर जितना उस लकड़ी को काटेंगे। ठीक है, इतना सारा। अब ये लकड़ी लेके यहाँ पे हम मेज़र करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो हम बोलते हैं कि यार ये डिस्टेंस इधर से लेकर इधर तक कितना है, 6 फुट का है। कितना है, 6 फुट का है। ठीक है, क्लियर हो गया गाइस। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो और भी ज़्यादा यूज़ किए जाते थे, जैसे कि फिंगर टिप्स भी यूज़ की जाती थी कि एक हाथ हम अभी भी यूज़ करते हैं कि कितना हाथ है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, अंगूठे से लेकर फिंगर तक का डिस्टेंस जो है उससे भी मेज़र करते हैं लेंथ्स को। ठीक है, फिर क्या किया जाता था, और लोग क्या करते थे, तो और भी आप सोच सकते हैं कि अलग अलग तरीके से आप जो है वो मेज़र कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो अब कुछ
अलग अलग देशों के अगर यूनिट देखेंगे हम, तो एंशियंट इजिप्ट में क्या होता था, एंशियंट इजिप्ट में एक यूनिट होता था दैट इज़ क्यूबिट, जिसको क्या कहते थे, क्यूबिट। अब ये क्यूबिट क्या होता था, क्यूबिट क्या होता था कि आपका जो एल्बो है ना, कोनी, यहाँ से लेकर आपके जो है फिंगर टिप्स तक, यहाँ से लेकर इधर तक का जो डिस्टेंस है, कोने से लेकर हाथ की जो सबसे बड़ी उंगली है यहाँ तक का, इसको ये बोलते थे क्यूबिट। ठीक है, 1 क्यूब, 2 क्यूबिट, 3 क्यूबिट। तो जैसे ये लकड़ी ले ली इधर से आप इधर तक डिस्टेंस मेजर करना है, तो अब ये एक इधर से इधर तक 1 क्यूबिट हो जाएगा। इसको जब इधर देखोगे, फिर इधर से इधर 2 क्यूबिट, फिर इधर से इधर 3 क्यूबिट, तो ऐसे मेजर किया जाता था। ठीक है, तो ये कहाँ पे होता था, तो दिस क्यूबिट इज़ इन इजिप्ट में, इजिप्ट में यूज़। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो मैंने आपको बताया कि जैसे फुट भी यूज़ किया जाता था अलग अलग जगह में। फिर एक आता था यार्ड। ठीक है, यार्ड एक फिक्स क्वांटिटी। अब ये जो फिक्स्ड क्वांटिटी होती है ना, जो नोन होती है, जो हमने फिक्स कर दिया कि यार इधर से इधर तक ये फिक्स कर दिया, इसको बोलते हैं यूनिट गाइस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, यूनिट। तो ये याद रखिए, दिमाग में रखिएगा कि ये जो नॉन क्वांटिटी होती है, नॉन या जो फिक्स हम रखेंगे, इस फिक्स से जो है, इस फिक्स क्वांटिटी से, जैसे अब यहाँ पे हमने ये फुट फिक्स कर दिया और इसी के बाद इससे मेज़र कर रहे हैं हम डिस्टेंस, तो इस फिक्स क्वांटिटी को कहते हैं यूनिट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, यूनिट। तो अब यार्ड, यहाँ पे क्यूबिट भी एक यूनिट हो गया, फुट भी एक यूनिट हो गया, और हमारा यार्ड जो है ये भी एक यूनिट हो गया। तो यार्ड यूज़ किया जाता था कपड़ों को मेज़र करने के लिए, है ना, कितने यार्ड कपड़ा। तो एक्चुअली में ये होता कितना था, तो मान लो ये बंदा है हमारा कोई, ठीक है, ये इसके हाथ है, तो इस हाथ से लेकर इसकी चिन तक इतना डिस्टेंस, इसको कहते हैं 1 यार्ड। ठीक है, यहाँ से ये हाथ ले लो, यहाँ से यहाँ तक, हाथ से लेकर चिन तक जो इसका डिस्टेंस होता था, ये, इसको इन्होंने मान लिया कि ये 1 यार्ड है। तो अब ये सारे जो यूनिट्स है गाइज, इनको यूज़ किया जाता था, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये सारे यूनिट जो है, कहीं पे आप जो है वो फिंगर टिप्स यूज़ कर रहे हैं, कहीं पे जो है पैरों की लेंथ, कहीं पे आप जो है वो बाजू से लेकर चिन तक। तो ये सब क्या थे, ये सब जो है ये चेंज हो सकता है, चेंजिंग है। मतलब कोई इंसान अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो उसका अलग होगा, कोई छोटा होगा तो उसका अलग होगा, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है। इसीलिए क्या किया गया कि फ्रांस में जो है, फ्रेंच में क्या है, मैट्रिक सिस्टम हुआ डेवलप। ठीक है, एक मैट्रिक सिस्टम डेवलप हुआ था फ्रांस में। मैट्रिक सिस्टम कहाँ पे डेवलप हुआ, मैट्रिक सिस्टम जो है वो फ्रेंच में डेवलप हुआ कब, 1790 में। अब ये मैट्रिक सिस्टम क्या था कि इस मैट्रिक सिस्टम में क्या किया गया कि एक स्टैंडर्ड यूनिट दिए गए, स्टैंडर्ड यूनिट के, जो हर जगह जो है वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो मैक्सिमम जो साइंटिस्ट थे, मैक्सिमम जो लोग थे, उन सब ने क्या किया, ये स्टैंडर्ड यूनिट फॉलो किया, जो कि हर जगह सेम रहता था, हर जगह सेम रहता था। किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाओगे ये सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। तो एक स्टैंडर्ड यूनिट बना दिया गया। अब अगर करंट सिस्टम आप देखोगे इसका, तो ये क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है इंटरनेशनल। तो इसको क्या कहेंगे, हर जगह सेम। तो हर जगह अगर सेम है, हर कंट्री में सेम है, तो इसको कह लेंगे हम इंटरनेशनल। ये इंटरनेशनल है। ठीक है, तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट हमारे पास क्या है इस समय, दैट इज़ SI यूनिट जिसको कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है गाइस, तो इसमें हमने किया हुआ है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं कि 1000 मीटर, हमने एक मीटर एक यूनिट बना दिया, सेंटीमीटर एक यूनिट बना दिया। ठीक है, तो 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर, 100 मीटर का 1 किलोमीटर। सिमिलरली हमारे जो है ये स्टैंडर्ड यूनिट्स हमने बना लिए, जो कि हर जगह पे सेम रहते हैं। तो अब हम नॉर्मली देखते हैं हमारे पास स्केल होते हैं, और वो स्केल जो है जनरली बने होते हैं, उसमें लिखा होता है कि कितना सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर। तो वो आप एक तरह का स्टैंडर्ड बन गया, वो हर जगह पे सेम रहेगा, कहीं भी चले जाओगे सेम रहेगा। सो दिस वॉज अबाउट द यूनिट सिस्टम गाइज। आई थिंक द कंसेप्ट इज़ क्लियर। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, हमने क्योंकि मोशन पढ़ा और मोशन मैंने आपको बता दिया क्या होता है। अब क्या होता है कि इस मोशन की थोड़ी टाइप्स होती हैं। ठीक है, तो मोशन की जो है वो अलग अलग टाइप्स है। तो चलो हम मोशन की अलग अलग टाइप्स को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो मोशन की टाइप है गाइज, वो है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन,
तो अब देखते हैं रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है। तो रेक्टिलिनियर मोशन एक्चुअली में गाइस, जब एक ऑब्जेक्ट क्या करेगा, एक स्ट्रेट लाइन में चलेगा, बिल्कुल सीधी लाइन में, यहाँ से शुरू हुआ चलना, ठीक है, तो इधर के लिए जा रहा है, तो सीधी लाइन में, ना कि टेढ़ा मेढ़ा, कभी इधर ऐसा नहीं, बिल्कुल सीधा चलेगा, तो इसको कहते हैं हम रेक्टिलिनियर मोशन। क्या कहेंगे इसको? रेक्टिलिनियर मोशन। नेक्स्ट हमारा जो है, ठीक है, दैट इज सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन, तो जब एक ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कल की फॉर्म में चलेगा, मतलब यहाँ से स्टार्ट करेगा, फिर ऐसे गोल घूम के इधर इधर इधर, फिर इधर, फिर यहाँ से घूमेगा, फिर ऐसे ऐसे, तो ऐसे गोल दायरे में एक सर्कल की फॉर्म में जब एक ऑब्जेक्ट चलेगा, तो उस मोशन को क्या कहेंगे? उस मोशन को कहेंगे सर्कुलर मोशन। ठीक है, क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है दैट इज पीरियडिक मोशन। अब ये पीरियडिक मोशन क्या है? तो मान लो गाइस क्या है कि आपने यहाँ पे एक धागे के साथ जो है एक बाल ऐसे टांगा हुआ है, तो अब जब क्या गया, इस बाल को अब धक्का देंगे तो क्या होगा कि ये बाल यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ठीक है, और फिर क्या होता है, ये बाल यहाँ से वापस दोबारा इधर आता है, इधर से फिर यहाँ जाता है, यहाँ से फिर यहाँ आता है, ठीक है। तो मतलब इसका क्या है, इस बाल का क्या है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट जो है, एक ऑब्जेक्ट क्या करता है, एक 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 फिक्स पोजीशन से क्या करता है कि उससे आगे और पीछे, उसके आगे पीछे ही मूव करते रहता है, ठीक है, उसके आगे पीछे ही मूव करते रहता है, तो ऐसे मोशन को हम पीरियडिक मोशन कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि ये इस बाल की फिक्स मोशन है, ये बाल कहाँ कहाँ जा सकता है, इधर से इधर जा सकता है, इधर से इधर जा सकता है, और ऐसे ही ये चलता रहेगा, इधर से इधर जाएगा, फिर इधर मूव करेगा, इधर से फिर इधर जाएगा, फिर यहाँ वापस आ जाएगा। सो इसको क्या कहेंगे हम? पेंडुलम मोशन भी कहते हैं, इसको पेंडुलम कहते हैं। तो दिस इज पीरियडिक मोशन। जब क्या हो, when an object moves back and forth from a mean or constant position। तो मुझे लगता है गाइस आपको ये तीनों टाइप ऑफ मोशन जो है ये क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो 6th का मोशन वाला चैप्टर है वो हो जाता है ख़त्म, वो यहीं तक था। तो चलिए नेक्स्ट जो है वो हम अब बढ़ेंगे 7th की ओर, ठीक है। 7th में हमारा मोशन के बारे में क्या है उसको देखेंगे। सो यहाँ पे गाइस सबसे पहले हमें सीखना है कि व्हाट इज स्पीड, स्पीड क्या होती है। ओके चलो सीखते हैं कि स्पीड क्या होती है। तो देखो यार, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, देखो जब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा, मान लो ये कोई जगह ए है, ये कोई जगह बी है, यहाँ पे क्या कर रहा है, ये यहाँ से यहाँ चलता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये 4:20 पे था, यहाँ पे ये 4:25 पे है, और मान लो कि हमने देखा कि इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इधर से इधर तक हमने कवर जब मेज़र किया हमारे यूनिट से, कोई भी यूनिट यूज़ करके, जैसे कि हमने मीटर यूज़ किया, तो हमने देखा कि 50 मीटर चला है। कितना चला है? 50 मीटर चला है। तो अब 50 मीटर अगर ये चला है गाइस, तो हमें निकालनी है इसकी स्पीड। तो स्पीड क्या हुआ कि मतलब स्पीड एक ऐसी क्वांटिटी है, ठीक है, एक ऐसी क्वांटिटी है, एक ऐसी चीज़ है, स्पीड एक ऐसा वर्ड है यहाँ, एक ऐसी चीज़ जो ये मेज़र करती है कि हर एक मीटर में, है ना, हर एक मीटर में ये कितना चल रहा था, या हर एक सेकंड में या हर एक मिनट में ये कितना मीटर कवर कर रहा था, कितना मीटर चल रहा था। जैसे कि हमने देखा ये 50 मीटर चला, भाई ये 50 मीटर चला, तो 1 मीटर में कितना चल रहा था, फिर इधर से आगे अलग मीटर में कितना चला, इधर से इधर कितने मीटर में, इधर से इधर, तो मतलब कि एक एक मिनट में देखेंगे हम कि वो कितना चल रहा है। तो उससे क्या हो जाएगा गाइस, उससे हमें पता लगता है उसकी स्पीड, हम निकालते हैं कि भाई इतनी स्पीड है। जब हमें स्पीड पता लग जाती है गाइस, जब हमें क्या लग जाता है, स्पीड पता लग जाती है कि ये 1 मीटर में इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, जैसे 1 सेकंड में ये 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो स्पीड जब पता लग जाती है तो हमें डिस्टेंस पता कर सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि वो 1 घंटे में, है ना, 1 आवर में कितना चल सकता है, कितना डिस्टेंस जो है वो कवर कर सकता है। या फिर देखो स्पीड से हम क्या पता कर सकते हैं, स्पीड से एक और चीज़ पता कर सकते हैं कि अगर हमारे पास
50 मीटर डिस्टेंस दिया हुआ है, और अगर हमारे पास स्पीड है कि वो एक सेकंड में कितने मीटर चलता है या 1 मिनट में कितने मीटर चलता है, तो हम जो है टाइम निकाल सकते हैं कि अगर उसको 50 मीटर जाना है तो उसको कितना टाइम लगेगा। तो ये स्पीड का यूज़ है गाइस, ठीक है, ये स्पीड का यूज़ है। स्पीड को डिस्कवर करने के पीछे हमारा यही पर्पस था कि हमें कोई एक क्वांटिटी पता हो, जैसे कि हमें टाइम पता हो और स्पीड पता हो, तो हम डिस्टेंस निकाल सकें। हमें पता है कि उसकी जो है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, 4 किलोमीटर पर मिनट की स्पीड है, तो हमें देखना है कि वो जो है एक डिस्टेंस, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस या 5 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो कितने टाइम में कवर करे। तो स्पीड निकालने का फार्मूला क्या है हमारे पास? स्पीड निकालने का फार्मूला है हमारे पास डिस्टेंस, जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया है डिवाइडेड बाय टाइम, जितना टाइम उसने लिया है। ओके, डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। सो दिस इज आवर स्पीड। ओके, this is our speed is distance traveled divided by time taken। okay, so अब गाइस इसके बाद एक और कंसेप्ट होता है, दैट इज व्हाट इज एवरेज स्पीड। ठीक है, सो दिस इज एवरेज स्पीड। जब हम निकालते हैं तो एवरेज स्पीड निकालने का क्या फार्मूला है कि टोटल डिस्टेंस कितना टाइम, टोटल डिस्टेंस सारा का सारा कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया प्लस कितना टोटल टाइम उसने लिया। ठीक है, टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन इज द एवरेज स्पीड। तो मान लो पहले उसने क्या किया कि 5 किलोमीटर चला 1 घंटे में। ठीक है, फिर उसने ब्रेक लिया, फिर 10 किलोमीटर चला, ये भी 1 घंटे में, फिर ब्रेक लिया, फिर 15 किलोमीटर चलता है और इधर लगाता है 1.5 घंटा। तो अब हमें अगर इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज का मतलब क्या होता है कि ये हमें निकालना है कि ये रेस्ट कर रहा था, फिर चल रहा था, रेस्ट कर रहा था, कभी तेज़ चल रहा था, कभी कम चल रहा था। तो एक एवरेज निकालेंगे जो कि लगभग इसके फास्टेस्ट, जो जब तेज़ चल रहा था, और स्लोएस्ट जब धीरे चल रहा था, उसके बीच का एक नंबर, उसके बीच का एक नंबर जो दोनों को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करे, जहाँ से हम आइडिया लगा सकते हैं कि लगभग ये इस स्पीड से चल रहा होगा पूरी की पूरी जर्नी में। तो उससे कैसे निकालेंगे उसको? तो उसका हमने फार्मूला एवरेज स्पीड का निकाला कि 5 किलोमीटर डिस्टेंस पूरा का पूरा हमें निकालना है, 5, 10, 15 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो पहले 1 घंटा, फिर एक और घंटा, फिर 1.5। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? 15 और 15 30 हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाय 3.5। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करना है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 30 यहीं पे रखेंगे हम। ठीक है, इस 3.5 को हम कैसे लिख सकते हैं? इस 3.5 को हम लिख सकते हैं 35/10, और इसको 30 डिवाइडेड बाय 1 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय ये नीचे वाली टर्म लिख सकते हैं 35 डिवाइडेड बाय 10। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? ये 30/1 रहेगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये उल्टा हो जाता है, मल्टीप्लाई 10/35। ठीक है, ये हो जाएगा 10/35। अब गाइस देखो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 35। सो अब इसको आप सॉल्व करें। इसको और काटेंगे तो ये इतना ही आ जाता है, जैसे कि इसको हम 5 से काट सकते हैं। 60 पंजे जो है 300, 7 पंजे 35। अब 60 डिवाइडेड बाय 7 करो तो ये कितना आ जाएगा? 749, 856, 9, 8 7 56, 4 बटा छोटा है तो यहाँ पॉइंट लग जाता है, यहाँ 0। 7 पंजे 35, 5। अब जो है ये छोटा है तो 1 0 हम एक्स्ट्रा लगा सकते हैं क्योंकि पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है, तो 749 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे पास, उसके बाद 1 रिमाइंडर रह गया, फिर 0 लगा सकते हैं, फिर 1 से कर सकते हैं, फिर 7, फिर यहाँ पे 3, तो फिर यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, 7 चौके 28। तो ये नंबर चलते जा रहा है गाइस, लेकिन हमारे पास जो है मेन मिल गया, दैट इज़ 8.5। ये कितना हो जाएगा?
0.5714 इतना किलोमीटर ये 1 घंटे में चल रहा है। सो 8 किलोमीटर इन 1 आवर, 8.5 किलोमीटर इन 1 आवर। ठीक है, सो क्या हो गया? सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। ठीक है, तो अभी आपको पता लग गया कि स्पीड क्या होती है, व्हाट इज एवरेज स्पीड। नाउ लेट्स मूव आउट टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब क्या होता है कि दो तरह के मोशन होते देर आर गाइस, देर आर 2 टाइप्स ऑफ मोशन। सो जैसे कि मैंने ये यहाँ पे लिया था कि क्या कि ये इसका मोशन चेंज हो रहा है, पहले 5 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है, फिर 1 घंटे में, फिर अगले में देखेंगे तो 10 किलोमीटर चल रहा है 1 आवर में, ठीक है, तो फिर देखेंगे 15 किलोमीटर जो है वो चल रहा है 1.5 घंटे में। तो ये आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सेम टाइम में सेम किलोमीटर ये नहीं चल रहा। तो जब ऐसा मोशन होता है, ठीक है, जब ऐसा मोशन होता है जहाँ पे स्पीड आपकी जो है वो चेंज होती रह रही है, स्पीड यहाँ पे चेंज हो रही है ना, यहाँ पे अलग स्पीड से चल रहा है, यहाँ पे अलग स्पीड से, यहाँ पे अलग स्पीड से, यहाँ पे थोड़ा तेज़ भाग रहा है, यहाँ पे स्लो है। तो जब ये अलग स्पीड से चल रहा होता है तो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म। क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म हो गया मतलब बिल्कुल सेम, सिमिलर, सेम तरह का मोशन, बट दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर नेक्स्ट देखें, सो अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो सेम चलता, मतलब 5 किलोमीटर चला 1 घंटे में, फिर अगले 5 किलोमीटर भी 1 घंटे में, अगला 5 किलोमीटर 1 घंटे में, तो इसका मतलब है कि यूनिफॉर्म चल रहा है, बिल्कुल सेम स्पीड में चल रहा है। सो सेम स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन, सेम स्पीड एज यूनिफॉर्म मोशन। नाउ देखते हैं कि मेजरमेंट ऑफ स्पीड। सबसे पहले कि यूनिट क्या होता है इसका, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पीड। देखो स्पीड क्या है हमारे पास, स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड का फार्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, यहीं से फार्मूला बताएं, यहीं से हम जो है यूनिट निकालेंगे। डिस्टेंस किस में होता है? या तो मीटर में होता है, या तो किलोमीटर में होता है, सेंटीमीटर में भी हो सकता है, पर नॉर्मली मीटर में। टाइम जो है वो सेकंड में हो सकता है, या फिर आवर में, मिनट में हो सकता है, मिनट में हो सकता है, या फिर आवर में हो सकता है। ओके, सेकंड में, मिनट में, या फिर आवर में। तो सिमिलरली जो हमारा स्पीड का यूनिट है ये क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड, या फिर हमारा क्या हो जाएगा? मीटर पर मिनट, है ना, या फिर हमारा किलोमीटर पर आवर। सो सिमिलरली हमारा जो है वो क्या होता है? यूनिट बनता है। मीटर जो है वो डिस्टेंस का आ गया, सेकंड जो है वो किसका आ गया? टाइम का। तो ऐसे हम जो यूनिट बनाते हैं किसी भी एक क्वांटिटी का, अगर यूनिट बनाना है तो ऐसे बनाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं आप। नेक्स्ट जो है दैट इज़ के इसको मेज़र कैसे किया जाता है? कोई ऐसी डिवाइसेस है हमारे पास? जी बिल्कुल, हमारे पास डिवाइसेस है। सबसे पहले स्पीडोमीटर होता है। गाड़ियों में जो हमारे पास लगा होता है, जो आपकी स्पीड बताता है कि कितनी स्पीड है इस गाड़ी की, उसको स्पीडोमीटर कहते हैं। ठीक है, जो कि हमारा कहाँ लगा होता है? व्हीकल्स में। ऑलराइट, ये क्या मेजर करता है? दैट मेजर द स्पीड, स्पीडोमीटर मेजर स्पीड। हाउ, और दूसरे नंबर पे एक होता है ओडोमीटर। ये ओडोमीटर क्या करता है? ओडोमीटर मेजर करता है हमारा डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर किया है इस गाड़ी ने, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है इस गाड़ी ने। तो दैट इज हमारा ओडोमीटर। ओके, सो ओडोमीटर क्या यूज़ करता है? सिंपली स्पीड यूज़ करता है, कितनी स्पीड है, तो वहीं से हमारा जो है वो डिस्टेंस निकल सकता है। तो कैसे? तो देखो यार, सिंपल है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो हमें दो चीज़ें चाहिए होंगी, एक स्पीड चाहिए होगा और एक टाइम चाहिए होगा। तो ये फार्मूला कैसे बन जाएगा? ये टी हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ डी चाहिए। तो इस टी को यहाँ ले आएंगे तो ये इधर डिवाइड में है, तो इस साइड आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये बन जाएगा टाइम इंटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाता है। सिमिलरली अगर आपके पास स्पीड और डिस्टेंस दिया हुआ है तो आप टाइम निकाल सकते हैं। जैसे कि आपके पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है।
आपके पास जो है वो आपने क्या निकालना है, आपने निकालना है टाइम। स्पीड और डिस्टेंस दिया होता है, टाइम निकालना है तो सिंपली आप क्या करो, टाइम को इधर ले आओ और स्पीड को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा टी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो इससे आपको टाइम मिल जाएगा। सो दिस इज़ हाउ आप जो है इस फार्मूले में चेंजेस करके अलग अलग क्वांटिटीज़ को निकाल सकते हो। और ये आपका मैथमेटिक्स में भी टॉपिक है, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम करके, जिसमें आप ऐसे ही फार्मूले लगा लगा के वहाँ पे निकालेंगे। सो नेक्स्ट चीज़ के टाइम को कैसे मेज़र किया जाता है। सिंपली हम लोग पता है, हम लोग क्लॉक से जो है वो क्लॉक से मेज़र करते हैं, मेज़रमेंट ऑफ टाइम। ठीक है, मेज़रमेंट ऑफ टाइम इज़ बाय क्लॉक, वॉच या घड़ी जो भी होगी उसको यूज़ करके हम क्या करते हैं, टाइम को मेज़र करते हैं। सो यहाँ पे जो है वो पहले टाइम में अगर देखें तो क्या होता था कि टाइम को मेज़र करने के लिए एक पीरियोडिक मोशन का यूज़ किया जाता था, दैट इज ऑसिलेटरी मोशन। पीरियोडिक मोशन या ऑसिलेटरी मोशन का, तो कैसे, तो देखो यार, देखो इसको कैसे यूज़ किया जाता था कि ऐसे एक किसी चीज़ के साथ जो है एक पेंडुलम, एक बॉल जैसा टांग दिया जाता था। अब क्या होता है, ये इधर के लिए मूव करता, ठीक है, इधर के लिए मूव करता, फिर वापस आता, फिर इधर के लिए मूव करता, और फिर जब जब इसका दोनों तरफ मूवमेंट हो जाता, जैसे कि ये है इधर से इधर, इधर से इधर, और इधर से इधर, इधर से इधर, तो इसको हम बना लेते हैं, मान लो ये 1 सेकेंड हो गया। या फिर ऐसा 1 सेकेंड कह सकते थे कि ये इधर से इधर जाएगा, तो जब इधर से वापस आएगा तो ये हो जाएगा हमारा 1 सेकेंड। ठीक है, इधर से इधर जाएगा तो वापस जब आएगा तो ये हो जाएगा 2 सेकेंड। तो अब इसके साथ क्या है, हमारा लगाया जाता था एक क्लॉक। सो मान लो ये हमारा एक क्लॉक है जहाँ पे 12 बज रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारा इसके पीछे क्या है, एक पेंडुलम जैसा बॉल जैसा लगा दिया जाएगा, जो जब इधर मूव करेगा, इधर से वापस आएगा, तो हमारे ये वाली सुई जो है ये थोड़ी सी नीचे की तरफ मूव करेगी। फिर जब इधर जाएगा, इधर से वापस आएगा, तो ये सुई थोड़ा और मूव करेगी। तो ऐसे ही हमारा जो है ये क्या होगा, टाइम इस सुई में जो है वो इस क्लॉक में जो है वो रिकॉर्ड होता रहेगा कि 1 सेकेंड कितना होता है, 2 सेकेंड कितना होता है। अभी तो डिजिटल वॉच आ गई, लेकिन पहले जो है टाइम को ऐसे ही मेज़र किया जाता था। तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे गाइस नोट डाउन कर दीजिए, वो ये है कि गैलीलियो गैलीली एक साइंटिस्ट थे, एक फिजिशियन थे, जिन्होंने डिस्कवर किया था पेंडुलम वॉच। ओके, टाइम को रिकॉर्ड करने के लिए पेंडुलम वॉच जो है वो, या पेंडुलम क्लॉक जो है उसको उन्होंने डिस्कवर किया था। ठीक है, सो दिस इज द, अब यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट था टाइम पीरियड का जो मैं मिस कर गया गाइस। तो टाइम पीरियड क्या होता है कि तो पेंडुलम टाइम लेता है टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। तो ये पेंडुलम है, इसका वन ऑसिलेशन कब कंप्लीट होगा, जब ये इधर जाएगा, इधर से वापस आएगा, फिर इधर जाएगा और इधर से वापस आएगा, तो ये इसका वन ऑसिलेशन हो जाएगा। सो वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है इसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, इसी टाइम पीरियड से क्या किया जाता है, हम सेकेंड्स या मिनट को बनाते हैं। ठीक है, सेकेंड या मिनट हमने यूनिट बनाए हुए हैं कि 1 सेकेंड कितना होगा, जब इसका पूरा पेंडुलम का एक मोशन कंप्लीट हो जाएगा तो हम बोलेंगे 1 सेकेंड, जब दूसरा मोशन होगा तो हम बोलेंगे 2 सेकेंड। सिमिलरली हमने टाइम को डिस्कवर किया, हम टाइम को मेजरमेंट को डिस्कवर किया, ऐसे ही हम टाइम को मेज़र करते हैं गाइस। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द मोशन एंड टाइम चैप्टर। ओके, दिस चैप्टर वॉज मोशन एंड टाइम, जो कि हमारा 7th का था। नेक्स्ट हम लोग जो है वो मूव करेंगे गाइस हमारा 8th क्लास में। तो चलो गाइज यहाँ पे समझते हैं दो हमारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को। सबसे पहला हमारा है दैट इज़ फोर्स, कि फोर्स क्या होती है, और उसके बाद दैट इज़ प्रेशर, कि प्रेशर क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज़ फोर्स एंड व्हाट इज़ प्रेशर। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे हम पढ़ेंगे दैट विल बी फोर्स, कि फोर्स क्या होती है। ठीक है, तो सिंपली यार फोर्स क्या होता है कि जब सिंपली अगर दो वर्ड्स में हम देखें तो पुल एंड पुश, पुश एंड पुल, या पुश एंड पुल, कुछ भी कहो आप, ये जब
हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं तो इसका मतलब हम उस पर क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि मानो ये बॉक्स है और ये यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है। आप क्या करते हो, इस बॉक्स को धक्का लगाते हो इधर के लिए, तो ये इधर के लिए मूव होगा, तो इसको हम कहेंगे कि पुश, ठीक है भाई, आपने इसको पुश किया। यहाँ फिर दोनों हाथ पकड़ के आप इसको अपनी तरफ खींचोगे, तो आप इसको क्या कर रहे हो, पुल कर रहे हो। तो जब आप ये एक्शन इस पे परफॉर्म करते हो ऑब्जेक्ट पे, तो क्या होता है कि इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होती है, चेंज होती है, मतलब ये मोशन में आ जाता है। तो मतलब ये पहले रेस्ट में था, लेकिन जब उन्होंने इसको धक्का दिया तो इधर गया, तो मतलब पोजीशन इसकी चेंज हुई, तो मतलब मोशन में आ गया। और जब इसको पुल किया, ये इधर की तरफ मूव हुआ, तो मतलब इधर की तरफ मूवमेंट जब इसका हुआ तो इसकी पोजीशन चेंज हुई, और इसकी पोजीशन चेंज होने की वजह से क्या हुआ है, यहाँ पे हमारे पास मोशन आया। तो मतलब सिंपली हमारे पास फोर्स जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे लाते हैं, उसका चेंज ऑफ मोशन करते हैं, उससे क्या होता है, हमारा मोशन चेंज होता है जब हम क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। तो सिंपली फोर्स, क्या डेफिनेशन है फोर्स की, तो सिंपली फोर्स जो है इज डिफाइंड एज पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो किसी एक ऑब्जेक्ट पे, ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी एक ऑब्जेक्ट पे हम क्या करते हैं, पुश करते हैं या उसको पुल करते हैं, तो उस पर हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, उस पर ताकत लगा रहे हैं, ठीक है। तो साइंस की भाषा में थोड़ा इसका अलग है, मगर ऐसे आप देखें तो सिंपली हम क्या कर रहे हैं, उसकी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर होते हैं, हम देखेंगे। तो होता क्या है एज अ रिजल्ट, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो वहाँ पे मोशन आ जाता है, ऑब्जेक्ट जो है वो चेंज होता है, ठीक है। सो अब क्या होता है कि गैस फोर्स जो है, फोर्स हमेशा जो है वो क्या करता है, कम से कम दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए तभी फोर्स जो है वो हमारा लग सकता है, नहीं तो नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे बंदा था, ठीक है, यहाँ पे बंदा था और यहाँ पे ये डब्बा था। तो ये दो ऑब्जेक्ट थे, ऑब्जेक्ट वन और ये ऑब्जेक्ट टू, ठीक है, दिस ऑब्जेक्ट टू। तो दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे थे हमारे पास, जिन्होंने क्या किया कि एक दूसरे पे फोर्स लगाया। तो इसने इसको खींचा, इसने इस पर फोर्स लगाया। तो अगर सिर्फ बंदा ही होता है यहाँ पे अकेला, तो ये फोर्स किसको लगाता, किसी को भी नहीं, फोर्स यहाँ पे लगती नहीं कहीं। और अगर यहाँ पे सिर्फ टेबल ही होता तो ये रेस्ट में ही रहता, यहाँ पे भी कुछ फोर्स नहीं लगती। तो फोर्स अगर आपको कहीं ना कहीं लगाना है तो आपके पास एटलीस्ट दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए, ये जो है इसका बेसिक रोल है। सो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो किस तरफ मूव करता है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जिस तरफ आप उस पर फोर्स लगाओगे उसी तरफ वो मूव करेगा। जब आपने फोर्स उसको बाहर की तरफ लगाया तो ये इधर की तरफ मूव किया, जब अंदर की तरफ लगाया तो ये इधर की तरफ, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाएंगे उसी तरफ में क्या है वो हमारा जो है बॉक्स मूव करेगा। तो अब एक ऐसा सिनेरियो ले लो जैसे कि ये हमारे पास एक डब्बा है, इधर से बंदे जो हैं वो ताकत लगा रहे हैं और इधर से भी बंदे जो हैं वो ताकत लगा रहे हैं। तो यहाँ अपोजिट फोर्सेस, ये इसको इधर की तरफ खींच रहे हैं, ये इसको इधर की तरफ खींच रहे हैं। तो ये टू अपोजिट फोर्सेस है गाइस। तो इनमें अगर हमें निकालना हो कि नेट फोर्स इस पर कितनी एक्ट कर रही है ना, उसी से पता लगेगा कि किस तरफ मूव करेगा, इसी से पता लगेगा कि किस तरफ ज़्यादा ताकत लग रही, ठीक है। मान लो इधर दो तीन चार बंदे हैं और यहाँ पे दो बंदे हैं। तो अब अगर आप देखोगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मान लो इधर हमारी 3 न्यूटन फोर्स लग रही है, इधर हमारी 2 न्यूटन फोर्स लग रही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे 1 न्यूटन आ रहा है, ठीक है। तो मतलब 1 न्यूटन इस तरफ जो है फोर्स हो क्या है, ज़्यादा है। तो ये मूवमेंट किस तरफ होगी, इस तरफ ये जो है वो, ये डब्बा जो है वो मूव कर जाएगा, ठीक है। सो सिमिलरली अगर ये एक ही तरफ लग रही होती, जैसे कि ये बंदा डब्बा जो है इधर इसकी तरफ खींच रहा है, एक इधर है एक और है जो भी इसकी इसी की तरफ खींच रहा है, तो यहाँ पे फोर्सेज जो है वो ऐड ऑन हो जाती थी। और ऐड ऑन हुए क्या होगा कि ऑब्वियसली इसका जो मोमेंट है ये इन्हीं की तरफ होगा यहाँ पे। तो ये मुझे लगता है क्लियर है गाइस। अब फोर्स का क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब दो चीज़ें क्या होती हैं फोर्स का, फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है, फोर्स एक ऐसी चीज़ है जिसका दो, एक तो मैग्नीट्यूड होता है, एक होता है डायरेक्शन, ठीक है। अब मैंने मैग्नीट्यूड आपको बता दिया। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है गाइस, ये आप आगे जाके समझेंगे, पर फिलहाल वेक्टर क्वांटिटीज एंड, ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं, वेक्टर जो कंसेप्ट वो होते हैं जो क्या होते हैं, जिनका जिनका दोनों होता है, जिनका क्या मैग्नीट्यूड भी होता है और उनका क्या डायरेक्शन भी होता है। और स्केलर जो होते हैं इनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इनका कोई डायरेक्शन नहीं होता।
जैसे कि जब हम स्पीड काउंट करते हैं तो हम ये नहीं देखते कि ऑब्जेक्ट किस तरफ जा रहा है, हम सिंपली स्पीड कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन जब हम एक और क्वांटिटी को जिसको कहते हैं वेलोसिटी, जब हम इसको फाइंड करते हैं वेलोसिटी को, हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट कितना तेज़ भाग रहा है। पहले तो देखते हैं स्पीड कितनी है, प्लस ये चीज़ देखते हैं कि किस तरह मूव कर रहा है, इसकी डायरेक्शन क्या है, क्या लेफ्ट जा रहा है, राइट जा रहा है, नॉर्थ जा रहा है, ईस्ट जा रहा है, वेस्ट जा रहा है। तो ये दोनों चीज़ें जब हम देखते हैं किसी चीज़ में, उसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे भी हमारा फोर्स का एक मैग्नीट्यूड होता है पहले तो, कि कितनी फोर्स है भाई, कितनी लग रही है, कितना 3 न्यूटन है, 4 न्यूटन है, 5 न्यूटन है, कितनी फोर्स है, उसकी क्या स्ट्रेंथ है। तो स्ट्रेंथ अगर फोर्स की देखनी है तो उसका मैग्नीट्यूड देखते हैं, उसका क्या देखते हैं, मैग्नीट्यूड देखते हैं। हावेवर उसकी डायरेक्शंस देखना है तो हम देखना है कि उसका मूवमेंट किस तरफ हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट किस तरफ मूव कर रहा है, उसी तरफ उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। जिस तरफ वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसी तरफ उसका ऑब्जेक्ट मैग्नीट्यूड जो है वो ज़्यादा है। मुझे लगता है ये कंसेप्ट क्लियर है गाइस। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। एक फोर्स जो है वो आपको पता ही है कि एक ऑब्जेक्ट का जो है वो क्या करता है, स्टेट को चेंज करता है। तो कोई ऑब्जेक्ट हमने बोला कि वो रेस्ट में था, जैसे ही किसी बंदे ने इसको धक्का दिया, फोर्स लगाया इस पर, ठीक है, यहाँ अपनी तरफ खींचा, तो इसकी क्या हो गया, ये मोशन में आ गया, तो इसकी स्टेट जो है वो चेंज होगी। तो स्टेट होती है या तो रेस्ट में होता है या तो एक ऑब्जेक्ट मोशन में होता है। वो रेस्ट में था, हमने उसको क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, तो वो मोशन में हो गया। अब देखो जैसे यहाँ से कोई चीज़ मूव करते हुए आ रही है, मान लो कोई बॉल आपकी तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, जब एक बॉल आपकी तरफ आता है तो आप क्या करते हैं, फोर्स लगा के उसको क्या करते हैं, कैच कर देते हैं, ठीक है, उसके मोशन को रोक देते हैं। तो जब उसके मोशन को आप रोक देते हैं तो मतलब ये वो पहले तो मोशन में था, लेकिन जैसे ही आपने उसको हाथ में पकड़ा, उसको क्या कर दिया आपने, रेस्ट में कर दिया, तो अब वो क्या हो गया, रेस्ट में हो गया। तो आपने यहाँ पे क्या किया, उसको रेस्ट में कर दिया, तो आपने इसको चेंज ऑफ स्टेट यहाँ पे कर दी। ठीक है गाइस, तो ये भी आप समझ सकते हैं। तो सिंपली आपको एक कंसेप्ट के फोर्स जो है वो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन कर सकती है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूव कर रहा है, जैसे कि आप देखते हैं कि एक बॉल एक स्पीड में आता है एक बैट की तरफ, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, इस बैट को जोर से घुमा के मारते हैं इसको। तो आप क्या कर रहे हैं, इसको आप इसमें और ज़्यादा फोर्स ऐड कर रहे हैं। पहले ही बॉलर ने इसमें कुछ फोर्स ऐड की थी, मगर अब आप जब शॉट मार रहे हैं तो इसमें और फोर्स ऐड कर रहे हैं। तो जब और फोर्स इसमें ऐड कर देते हैं गाइस, तो क्या होता है, ये बॉल बहुत जो है दूर, इसकी स्पीड जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। जब कोई मोशन में ऑब्जेक्ट होता है और उसकी डायरेक्शन में, या तो उसकी डायरेक्शन में जब आप वो शॉट खेलेंगे तो उसकी स्पीड जो है क्या हो जाएगा, और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है, मान लो ये ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर रहा है, आपने और जोर से इसको धक्का लगाया, तो इसकी स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी तो ये क्या कर देगा, दैट विल चेंज इट्स स्टेट। ओके, तो सिमिलर ये दो कंसेप्ट है गाइस, कि जब आप क्या करते हैं, इसकी डायरेक्शन की तरफ फोर्स लगाते हैं, इसकी डायरेक्शन की तरफ, इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। हाउएवर अगर इसकी डायरेक्शन का अपोजिट लगाएंगे, जैसे कि ये इधर की तरफ मूव कर रहा है लेकिन आप इधर की तरफ जोर लगा रहे हैं, इसको इधर की तरफ धक्का दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इसकी स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी, स्पीड इसकी कम हो जाएगी। तो सिंपली ये कंसेप्ट आपको पता लग गया, स्पीड डिक्रीजेस। सो स्टेट ऑफ मोशन किसी ऑब्जेक्ट का चेंज होना, मतलब कि उसकी स्पीड में चेंज होना, उसकी डायरेक्शन में चेंज होना, या फिर उसकी डायरेक्शन और स्पीड दोनों जब चेंज हो जाएं, तो इसको हम क्या कहते हैं कि स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो चेंज हो गया। तो स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे कब चेंज होता है, स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट वो चेंज होता है, ठीक है, जब क्या हो, या तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो, या तो उसकी स्पीड चेंज हो, ठीक है, या फिर क्या हो, ये दोनों बोथ, दोनों चीज़ें अगर चेंज हो जाएंगी तो हम बोलेंगे कि उसकी स्टेट जो है वो चेंज हो गई है ऑब्जेक्ट की। ठीक है, अब क्या होता है, कभी कभी गाइस हम देखते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जब हम फोर्स लगाएं तो किसी ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो चेंज हो जाए। ठीक है, तो आप देखिए, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक वॉल हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है,
अब क्या आप इस पर धक्का लगा रहे हो भाई, जोर लगा रहे हो, मुक्का मार रहे हो, लेकिन ये वॉल जो है ये मूव नहीं कर रही। आप यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं लेकिन ये मूव नहीं कर रही। तो कभी कभी क्या होता है कि इट इज़ पॉसिबल कि आप जो है वो फोर्स लगाए लेकिन कोई चीज़ मूव नहीं करे। ठीक है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि इसका वेट ज़्यादा है और इसका वेट जो है ये ज़्यादा है और आपका जो फोर्स है वो इसके वेट से कम है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये मूवमेंट नहीं आ रही है। ओके, सो फोर्स क्या कर सकती है, एक फोर्स जो है उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम जो है ये देखेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में आ सकता है रेस्ट से, है ना, रेस्ट में होगा तो मोशन में आ जाएगा एक, जब हम उसको फोर्स लगाएंगे। सेकंड, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज कर सकती है, अगर वो चल रहा है तो उसको स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकती है। ठीक है, उसकी डायरेक्शन को मूव कर सकती है, अगर कोई लेफ्ट से आ रहा है हम फोर्स लगाएं तो वो राइट में, जैसे कि मैंने बोला था बॉल आ रही है इधर, अब ये बल्लेबाज है, अब ये इसकी ये बॉल तो सीधी इस तरफ जानी थी, लेकिन अब ये बैट्समैन क्या करता है, यहाँ तो इसको इस तरफ मोड़ देता है, यहाँ उस तरफ मोड़ देता है, यहाँ उस तरफ, तो फोर्स लगाता है और इसकी डायरेक्शन को चेंज भी कर सकता है। ठीक है, और चौथा, शेप में भी चेंज आ सकती है। शेप में कैसे चेंज आएगी भाई, तो एग्जांपल एक बैलून ले लीजिए, बैलून देखो पहले इतना सारा होता है, लेकिन जब उस फोर्स, जब उसमें आप एयर भरते हैं तो उस एयर की फोर्स की वजह से क्या होता है कि हमारा बैलून जो है वो फूल जाता है। ठीक है, तो मे बी शेप भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। या फिर आप देखते हैं कि कोई आपके पास डब्बा है, जब उस पर फोर्स लगाते हैं, जब उसको तोड़ते हैं तो उसकी शेप जो है वो अलग हो जाती है कि नहीं, तो शेप भी चेंज हो सकती है। या फिर इनमें से कोई एक चीज़ होगी, या तो यहाँ सारी चीज़ें भी इकट्ठी हो सकती हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज़ को मोशन से रेस्ट आप बिना फोर्स के नहीं कर सकते, स्पीड को चेंज बिना फोर्स लगाए नहीं कर सकते, डायरेक्शन को चेंज बिना फोर्स लगाए नहीं कर सकते, शेप को चेंज बिना फोर्स लगाए नहीं कर सकते। सो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे फोर्स की समझ आ चुकी है, व्हाट इज़ फोर्स गाइस। तो अगर आपको समझ आ गया तो वेरी गुड, समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। नाउ यहाँ पे हम फोर्स की कुछ टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ फोर्स, तो नोट डाउन कर दीजिए इनको। सबसे पहले आती है कॉन्टैक्ट फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक है, तो ये कौन सी फोर्सेस है, ये वो फोर्सेस है जिसमें क्या होता है, टू बॉडीज़ का कांटेक्ट में होना ज़रूरी है। दो बॉडीज़ कांटेक्ट में, मतलब कांटेक्ट का मतलब है कि टच में, है ना, एक बॉडी ये है एक बॉडी ये है, तो अगर आपको इसको मूव करना है, ये बंदा है तो इसको हाथ लगा के इसको मूव करना पड़ेगा, तो टच में आना ज़रूरी है। तो ऐसी फोर्सेस को कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहते हैं। इसमें सबसे पहले हमारी मस्कुलर फोर्स आती है, जो आपको बायो में पढ़नी है कि मस्कुलर फोर्स क्या होती है। ठीक है, मस्कुलर फोर्स का मतलब होता है गाइस कि आपकी बॉडी में जो मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, आपकी बॉडी में जो मूवमेंट हो रहा है, जैसे कि आपका आर्म, आपका हाथ हिल रहा है, आपका लेग हिल रहा है, यहाँ पे क्या होता है, आपके दो मसल होते हैं। ठीक है, आपके क्या होते हैं, दो मसल होते हैं। जैसे आपकी बाजू में ले लेता हूँ, ये आपकी बाजू की हड्डी है, तो यहाँ पे क्या है, आपका एक यहाँ पे मसल होता है, मसल वन, और एक यहाँ पे दूसरा मसल होता है। तो जब आप क्या करते हो, बॉड ऐसे बाजू को क्लोज करते हो इधर की तरफ, तो आपका ये वाला मसल जो है, ये वाला मसल आपका जो है वो क्या करता है, रिलैक्स करता है, और ये वाला मसल जो है आपका ये कंप्रेस होता है। ठीक है, ये क्या होता है, कंप्रेस होता है। सो इस तरीके से आपका क्या होता है, मूवमेंट जो है वो जनरेट होता है। ठीक है, तो आपकी बॉडी का कोई भी मूवमेंट जो है वो कैसे जनरेट होता है, उसमें दो मसल होते हैं, एक मसल क्या करेगा, वो रिलैक्स होगा, और दूसरा मसल जो है वो कंप्रेस होगा, जब तो मूवमेंट होगा। और जब आप बाजू सीधी करनी होगी तो ये वाला मसल जो है ये रिलैक्स हो जाएगा, और ये वाला मसल आपका जो है, जिसको आप ट्राइसेप्स कहते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कंप्रेस होगा, और जिसको आप ये वाला कहते हैं, दिस इज़ योर बाइसेप्स। ठीक है, सो इस तरीके से आपकी बॉडी में जो भी मूवमेंट होता है वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ मस्कुलर फोर्स। और कैसे लगती है, जैसे पुश और पुल ऑफ दिस मसल्स। ठीक है, वन मसल पुश करता है, वन मसल पुल करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो आर्म है उसका जो है मूवमेंट होता है। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख रहे हैं, जब ये बाजू आपने क्लोज की तो आपका ये वाला मसल जो बाइसेप्स है ये क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। हाउएवर दिस मसल, जो ये वाला मसल है आपका, ये क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। ठीक है, दैट इज ट्राइसेप्स। तो इसकी वजह से आप में क्या है, मूवमेंट। तो मस्कुलर फोर्स जो लग रही है आपके मसल्स में, दैट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स।
ठीक है, यहाँ पे आपको क्या है, ये एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। सो अलग अलग जगह में जो है अलग अलग काम होता है, जहाँ पे आपका क्या है, मस्कुलर फोर्स जो है वो यूज़ होता है। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स इज फ्रिक्शन। ओके, फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन क्या होता है गाइस? तो फ्रिक्शन को समझने के लिए मैं आपको, एक फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स होती है जो कि अपोजिट एक्ट करती है किसी भी एक बॉडी के मूवमेंट में। जैसे कि बॉडी एक इधर की तरफ जा रही है, सामने की तरफ जा रही है, तो एक ऐसा फोर्स होगा जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, उसको हमेशा क्या कहेंगे हम, इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहते हैं फ्रिक्शन। अब ये लगती कैसे है, तो देखो फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन कैसे लगती है, ड्यू टू इंटरलॉकिंग। मतलब क्या है कि ये आपका ग्राउंड है, मान लो यहाँ पे क्या है आपके के बहुत ज़्यादा आपके क्या है, ऐसे खड्डे जैसे थोड़े छोटे छोटे, मतलब डिसिमिलरिटीज़ होते हैं, ऐसे खड्डे जैसे ले लो। तो जब आप इस पर क्या करोगे, पाँव रखोगे, तो क्या होगा कि आपके पाँव के सेल्स जो होंगे, मान लो वो ऐसा क्या है, यहाँ आपका शूज़ जो है उसका कुछ पार्ट क्या होगा, इसके साथ जो है वो चिपक जाएगा। ठीक है, इसके साथ क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। तो वो चिपक जाएगा तो ये क्या होगा, इंटरलॉक, एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो अब आपको जब पाँव उठाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा पाँव को ऊपर उठाने के लिए। तो ये जो इंटरलॉकिंग हो रहा है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। क्या कहेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स। सो ये फ्रिक्शन फोर्स भी जो है वो क्या करती है, हमेशा जो है वो, एक फ्रिक्शनल फोर्स जो है गाइस वो हमेशा क्या करती है, दैट एक बॉडी के जो डायरेक्शन होती है उसको चेंज करने की कोशिश करती है, स्टेट ऑफ मोशन को। सो जैसे कि मान लो कि एक बॉल है आपकी, एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है, जब आप बॉल को फेंकते हैं तो आप देखते हैं धीरे धीरे आगे रोल करते करते बॉल जो है एक टाइम पर रुक जाती है। तो वो क्यों रुकती है, जैसे ही बॉल जो ज़मीन के साथ लगती है वो क्या होता है, ज़मीन के साथ इंटरलॉक हो जाती है। अब इसमें कुछ एनर्जी होती है जिसकी वजह से क्या है कि ये इंटरलॉकिंग छोड़कर फिर आगे मूव करती है, लेकिन फिर आगे क्या करती है, ज़मीन के साथ इंटरलॉक। तो अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे इसको जो है, इसकी फोर्स कम होती जा रही है बॉल की, और ये इंटरलॉकिंग जो है ये ज़्यादा तोड़ नहीं पाती। तो इसकी वजह से एक टाइम ऐसा आता है जब ये कम्प्लीटली इसका इंटरलॉक हो जाती है, और इसकी जो है फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ये बॉल क्या है, ये रुक जाती है। तो इंटरलॉक का मतलब क्या होता है, कि कहने का मतलब है कि जैसे ये कोई आइटम है, इसके ऊपर एक ऐसा आइटम जो कि कम्प्लीटली इसके साथ जुड़ जाए, है ना, बिल्कुल टच में आ जाए ऐसे, तो एक तरह से वो क्या हो जाएगा, इंटरलॉक हो जाएगा। तो उसको जब छुड़ाना हो तो क्या करना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, इसका आपको फेमस एग्जांपल अगर कोई देना है तो ये बॉल का एग्जांपल मैंने दिया, दैट्स अ गुड एग्जांपल। आप कोई और एग्जांपल भी सोच सकते हैं। सो दिस वॉज के हमारी दो फोर्सेज जो है वो कॉन्टैक्ट फोर्सेज होती हैं। फिलहाल आप इतना सारा याद रखिए, एक हमारा फ्रिक्शन, इसके बारे में आगे और पढ़ना है, और दूसरा हमारा मस्कुलर फोर्स, ठीक है, जिसकी वजह से बॉडी मूवमेंट होती है। दूसरी टाइप ऑफ फोर्सेज अगर हम देखेंगे तो दैट इज, गाइस इनको नोट डाउन कर दीजिए प्लीज, दैट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज। ओके, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज ऐसी फोर्सेज होती है जिनमें कि एक बॉडी का कॉन्टैक्ट में रहना ज़रूरी नहीं है। तो इसमें सबसे पहले हमारी मैग्नेटिक फोर्स आती है, ठीक है। तो आपने देखा होगा गाइस कि आप अगर एक मैग्नेट यहाँ रखते हैं और दूसरा मैग्नेट यहाँ रखते हैं तो देखते हैं कि ये मैग्नेट यहाँ तो अट्रैक्ट होते हैं, अपनी तरफ आते हैं, यहाँ तो क्या होते हैं, रिपल्स होते हैं, यहाँ तो दूर जाते हैं। तो ये मैग्नेट यहाँ तो पास आते हैं, यहाँ तो दूर जाते हैं। तो ये जो इनके बीच में फोर्स लग रही है इसको मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, और ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है, ठीक है, क्योंकि ये हमने टच नहीं किए, ये एक दूसरे को दूर रखे हुए हैं। तो ये होता है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक होती है हमारी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो ये फोर्स क्या होती है कि हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे गाइस आगे। तो क्या होता है कि एक चार्ज बॉडी होती है जिसके ऊपर चार्ज होता है, ठीक है, और दूसरी एक चार्ज होगी या अनचार्ज बॉडी होगी, ठीक है, चार्ज होगी या अनचार्ज, जिसके ऊपर चार्ज होगा या नहीं होगा। अब ये चार्ज क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम आगे जाके पढ़ेंगे हर क्लासेस में। मगर देखिए क्या होता है कि ये चार्ज या तो इसको क्या करती है, बॉडी अट्रैक्ट करती है, या तो इसको क्या करती है, रिपल्स करती है, या तो दूर ले जाएगी या तो इसको अपनी तरफ खींचती है। तो दिस इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये भी हमारी नॉन कॉन्टैक्ट होती हैं, ये बॉडीज एक दूसरे से काफ़ी दूर होती हैं और ये फोर्स फिर भी लगती है।
तीसरा हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इसके बारे में हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। तो ये फोर्स भी गाइस बहुत ही पावरफुल फोर्स होती है, और ये भी हमारी नॉन कांटेक्ट होती है। जैसे कि हमारा ये अर्थ है, और जैसे कि हम स्पेस में यहाँ पे कुछ चीज़ अगर रखेंगे तो ये क्या, ये इसकी तरफ गिरेगी, क्योंकि ये अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रही है। तो ये इसकी तरफ जो फोर्स लग रही है इसको हम ग्रेविटी कहते हैं। कोई भी चीज़ जो अर्थ की तरफ गिरती है, अर्थ उसको अपनी तरफ खींचती है, दैट इज़ कॉल्ड ग्रेविटी। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है, दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज आल्सो व्हाट, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज आल्सो अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ठीक है गाइज, इनको नोट डाउन कर दीजिए, एक शॉर्ट्स नोट बनाइए जिसमें तीनों जगह नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन सी होती हैं। एक रिवाइज करते हैं जिसमें पढ़ा टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस में हमने पढ़ा कॉन्टैक्ट फोर्सेस, एक तो मस्कुलर फोर्स, दूसरी की फ्रिक्शनल फोर्स, और मैं बताया आपको, और मैंने देखा कि फोर्स चेंज क्या कर सकती है। एक फोर्स जब किसी चीज़ पे अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस हो सकती हैं। यहाँ तो किसी बॉडी को आप रेस्ट मोशन से रेस्ट में ला सकते हैं, उसकी स्पीड चेंज कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, या उसकी शेप चेंज कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा कि स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, ये हमने पढ़ा कि कैसे चेंज करती है एक फोर्स। फिर हमने देखा कि फोर्स होती क्या है, पुश एंड पुल, मतलब कि किसी बॉडी को यहाँ तो आप पुल कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं। फोर्स का एक मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है ना। फोर्स का कुछ मैग्नीट्यूड होता है कि कितनी फोर्स है भाई, है ना। उसका कुछ यूनिट, जैसे कि न्यूटन वगैरह का कुछ यूनिट होगा जो है कितनी फोर्स लग रही। जैसे कि मीटर होता है कि कितने मीटर लेंथ है, वैसे ये फोर्स कितनी है भाई, तो मैग्नीट्यूड हो गया। और किस तरफ लग रही है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, वो उसकी डायरेक्शन होगी। सो ये हमने डिस्कस किया। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे गाइस। अगर आप लोगों को समझ आया तो वेरी गुड, आप जो है वो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कहीं पे आपको लग रहा है कि यार ये चीज़ें जो है हम इम्प्रूव कर सकते हैं, तो प्लीज़ कमेंट डाउन कीजिए और लिखिए कि क्या हमें इम्प्रूव करना चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू गाइस, हैव अ गुड